Hello students, welcome back to our YouTube channel आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में अवधारणाएं सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। इससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। आई होप आप सभी के समझ आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 4 का जो आपका अनुशासन विशिष्ट कोर पाठ्यक्रम है डीएससी 11 का सब्जेक्ट है तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में अवधारणाएं, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स होता है और ये आपका बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 4 में होता है। अगर आप किसी भी कोर्सेज बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम और किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में अवधारणाएं सब्जेक्ट है, तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। तो चलिए अब हम आपकी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो आपकी यूनिट रहने वाली है वो आपकी राष्ट्रवाद पर विमर्श को लेकर रहने वाली है। इसमें हम आपका नागरिक और जातीय राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद का वैचारिक आधार, गांधी, माओ, फ्रांट, फैनर और एमिल्कर कैब्रोल, इस सभी के बारे में हम आपका पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपका एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम आपका देखेंगे जो आपका राष्ट्रवाद है वो आपकी एक प्रकार की विचारधारा है, जिसमें किसी विशेष भूभाग, संस्कृति, भाषा और इतिहास को साझा करने वाले लोगों के बीच एकता, स्वायत्ता और संप्रभुता की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। और जो आपकी विचारधारा है, राष्ट्रवाद की विचारधारा, इसमें आधुनिक विश्व इतिहास का एक प्रमुख कारक रहा है, जिसने कि कई स्वतंत्रता आंदोलनों और राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया है। राष्ट्रवाद में जो आपका नेशनलिज्म है, आपके नेशनलिज्म के कई रूप है, जैसे कि आपका जातीय हो गया, नागरिक हो गया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो गया। राष्ट्रवाद आपका विभिन्न देशों में विभिन्न रूपों में विकसित हुआ, जैसे कि यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति से हो गया, भारत में स्वतंत्रता संग्राम से और अफ्रीका व एशिया में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों से आपका राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हो गई। तो ये तो हमने आपका एक छोटा सा परिचय देख लिया। अब हम आपका राष्ट्रवाद पर वाद विवाद देख लेते हैं। राष्ट्रवाद को लेकर आपके कई विद्वानों के बीच में कई प्रकार के वाद विवाद रहे। जो आपका मुख्य तर्क था वो इस बात को लेकर है कि राष्ट्रवादी प्रगतिशील है या प्रतिक्रियावादी समावेशी है या विभाजक है। तो इनके मुख्य दृष्टिकोण में हम आपका सबसे पहले उदारवादी राष्ट्रवाद देख लेते हैं। जो आपका उदारवादी राष्ट्रवाद होता है वो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देता है। उदारवादी राष्ट्रवाद में आपका स्वतंत्रता, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को अधिक बढ़ावा दिया जाता है। सेकंड आपका रूढ़िवादी राष्ट्रवाद आता है। इसमें आपका पारंपरिक मूल्य और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने पर बल दिया जाता है, जो कि आपका रूढ़िवादी राष्ट्रवाद कहलाता है। थर्ड आपका कट्टरपंथी राष्ट्रवाद आता है, जिसमें कि दूसरों के प्रति आक्रामक होता है कट्टरपंथी राष्ट्रवाद, और नस्लीय या धार्मिक श्रेष्ठता पर आपका कट्टरपंथी राष्ट्रवाद आधारित होता है। फोर्थ आपका मार्क्सवादी राष्ट्रवाद। इसमें पूंजीवाद और वर्ग संघर्ष की उपज माना जाता है मार्क्सवादी राष्ट्रवाद को, जो कि श्रमिक वर्ग को विभाजित करने का काम करता है। तो ये हमने आपके राष्ट्रवाद पर वाद विवाद बता दिए। अब हम आपका जातीय और नागरिक राष्ट्रवाद देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले जातीय इथनिक राष्ट्रवाद को देखते हैं। जातीय राष्ट्रवाद में नस्ल, भाषा, धर्म और संस्कृति पर आधारित होता है। जो आपका जातीय राष्ट्रवाद होता है वो आपका नस्ल, भाषा, धर्म और संस्कृति पर आधारित होता है। और जो आपका जातीय राष्ट्रवाद होता है जन्म आधारित पहचान, इसमें आपके जन्म आधारित पहचान प्रमुख होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो नाजी जर्मनी, बाल्कन देशों का राष्ट्रवाद। सेकंड आपका आता है नागरिक राष्ट्रवाद, सिविक राष्ट्रवाद। जो आपका नागरिक राष्ट्रवाद होता है वो कानून, लोकतंत्र और नागरिकता पर आधारित होता है। नागरिक राष्ट्रवाद में किसी भी जातीय समूह के लोग समान रूप से शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस, अमेरिका का राष्ट्रवाद। अब दोनों के बीच हम ये आपका जातीय राष्ट्रवाद और नागरिक राष्ट्रवाद हमने देख लिया। अब हम दोनों के बीच अंतर देख लेते हैं। दोनों के बीच सिर्फ इतना ही अंतर है, जो आपका जातीय राष्ट्रवाद है वो संकीर्ण पहचान पर आधारित होता है, और जो आपका नागरिक राष्ट्रवाद है वो एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाता है। तो ये हमने आपके जातीय और नागरिक राष्ट्रवाद भी देख लिए। अब हम आपका अफ्रीकी संदर्भ में राष्ट्रवाद देख लेते हैं। जो आपका अफ्रीकी राष्ट्रवाद है वो उपनिवेशवाद के विरोध से उत्पन्न हुआ है, और 19वीं 20वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्ति ने अफ्रीकी देशों पर नियंत्रण स्थापित किया। 20वीं शताब्दी में अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो कि आपके कई प्रमुख नेताओं विचारकों के नेतृत्व में लड़ा गया। अफ्रीकी राष्ट्रवाद की आपकी कुछ मुख्य विशेषताएं थी, जिनमें आपका सबसे पहला आता है उपनिवेशवाद विरोधी, जो कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की मांग करता है।
सेकंड आपका सांस्कृतिक पुनरुत्थान, जिसने अफ्रीकी पहचान को पुनर्जीवित किया। थर्ड आपका पैन अफ्रीकनिज्म, जो कि पूरे अफ्रीका को एकजुट करने का प्रयास किया गया इसमें। इसके प्रमुख नेता आपके क्वामे नुक्मा घाना, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका, जूलियस नेरोरा तंजानिया थे। तो ये इनके आपके प्रमुख नेता थे। अब हम आपका फ्रंट फैनन के विचार और राष्ट्रवाद देख लेते हैं। फ्रंट फैनन आपके एक प्रकार के उपनिवेशवादी विरोधी विचारक थे, जिन्होंने कि राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी संघर्ष को गहराई से विश्लेषित किया। इनके भी कुछ मुख्य विचार थे, जिनमें आपका सबसे पहला उपनिवेशवाद की मानसिक दास्ता थी। जो उपनिवेशवाद था वो केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी लोगों को गुलाम बनाता था। सेकंड आपका हिंसा का महत्व, जो कि उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए हिंसक संघर्ष को अनिवार्य बताता था। थर्ड आपका राष्ट्रीय बुजुर्गा वर्ग की भूमिका, जिसमें कि फैनन ने कहा था कि जो उपनिवेशवाद है वो स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद यदि बुजुर्गा वर्ग सत्ता में आता है तो वह जनता का शोषण जारी रख सकता है। जो उनकी प्रमुख पुस्तक थी द ब्रिचर्ड ऑफ द अर्थ, उसने उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलनों के लिए वो एक प्रकार की प्रेरणा बन गई। जो आपके फ्रंट फैनन जी की प्रमुख पुस्तक थी द ब्रिचर्ड ऑफ द अर्थ, वो उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलनों के लिए एक प्रकार की प्रेरणा बन गई। उसमें आपका उपनिवेशवादी विरोध आंदोलन के बारे में बहुत सारे उल्लेख किए गए हैं, जिसमें आपका ये आपका फ्रंट फैनर के विचार और राष्ट्रवाद हो गया। अब हम आपका आमिल्कर कैब्रल और गिनियन राष्ट्रवाद देख लेते हैं। आमिल्कर कैब्रियन गिनी और केप वर्डे के स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रमुख नेता थे ये आपके, इनमें आपके राष्ट्रवाद के प्रमुख बिंदु है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है संस्कृति और राष्ट्रवाद। उन्होंने कहा कि जो आपका राष्ट्रवाद है वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं है बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण से भी जुड़ा होता है। सेकंड जनता की भागीदारी, उन्होंने आम जनता को क्रांतिकारी संघर्ष में शामिल करने पर बल दिया। साथ ही सशस्त्र संघर्ष, उन्होंने औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का भी समर्थन किया। तो ये आपका आमिल्कर कैब्रल और गिनियन राष्ट्रवाद हो गया। अब हम आपका राष्ट्रवाद और चीनी क्रांति देख लेते हैं। जो आपका चीनी राष्ट्रवाद था वो 20वीं शताब्दी में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में क्रांति का नया रूप लेता है। इसके आपके कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है 1911 की क्रांति, जो कि चीन में राजशाही का अंत हो गया था। सेकंड आपको 1949 की क्रांति, इसमें आपका चीन कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी ने राष्ट्रवाद को समाजी आंदोलन से जोड़ा और साथ ही चीन को साम्यवाद की ओर ले गया। थर्ड आपका माओ के नेतृत्व में चीनी राष्ट्रवाद, जो कि आपका पश्चिमी हस्तक्षेप और समाजवाद का विरोध करता था। ये आपके राष्ट्रवाद और चीनी क्रांति के कुछ प्रमुख तत्व थे। अब राष्ट्रीय बुजुर्गा वर्ग के प्रति माओ की जो चिंता और उनका राष्ट्रवादी दर्शन था वो आपका माओ के राष्ट्रवाद के संदर्भ में भूमिका को लेकर चिंता व्यक्त करता था, जिसमें आपकी मुख्य चिंताएं आती थी। जो कि आपका सबसे पहला आता था बुजुर्गा वर्ग का स्वार्थपरक प्रवृत्ति, वे अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए जनता का शोषण करते थे। साथ ही क्रांति की जरूरत, जो कि राष्ट्रवाद केवल पर्याप्त नहीं है बल्कि समाजवादी क्रांति भी आवश्यक है। थर्ड आपका सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व, जो कि राष्ट्रवाद को श्रमिक और किसान वर्ग के नेतृत्व में होना चाहिए। तो ये हमने आपका राष्ट्रीय बुजुर्गा वर्ग के प्रति माओ की चिंता और उनका राष्ट्रवादी दर्शन देख लिया। अब हम आपका भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के लेख में गांधी की छाया देख लेते हैं। जो आपका भारतीय राष्ट्रवाद है उसका विकास आपका 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ, जब आपका महात्मा गांधी ने इसमें अपना प्रमुख योगदान दिया। तो गांधी जी के राष्ट्रवादी विचार देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है सत्य और अहिंसा। उन्होंने अहिंसक आंदोलनों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। सेकंड आपका आता है स्वदेशी आंदोलन, जिसमें कि उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, अपने सूत काटना और चरखा चलाने जैसे आत्मनिर्भरता को उन्होंने बढ़ावा दिया। थर्ड आपका आता है सर्वधर्म समभाव, जो कि धार्मिक एकता पर बल देता था। फोर्थ आपका ग्राम स्वराज, जिसमें विकेंद्रीकृत शासन की वकालत की गई। तो ये आपके गांधी जी के कुछ राष्ट्रवादी विचार थे। अब हम गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों में अंतर देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है नेहरू और बोस का राष्ट्रवाद, अधिक औद्योगिकरण और राज्य निर्माण पर केंद्रित था। और जो गांधी का राष्ट्रवाद था वो आध्यात्मिक और विकेंद्रित था। तो ये हमने आपके गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों में अंतर देख लिया। यहीं पर हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में हम आपका देखेंगे जो आपका राष्ट्रवाद था वो आपका एक प्रकार का जटिल और बहुआयामी विचारधारी था, जिसमें कि दुनिया के कई देशों में क्रांतिकारी बदलाव आए। साथ ही इसका स्वरूप भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों के आधार पर भिन्न भिन्न होता था। यूरोप में वह लोकतंत्र और राष्ट्रीय पहचान के रूप में उभरा। अफ्रीका और एशिया में यह आपका उपनिवेशी विरोधी संघर्ष के रूप में सामने आया। साथ ही चीन और रूस में यह आपका समाजवादी क्रांति के साथ जुड़ा रहा। भारत में गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ
और आज के समय में जो राष्ट्रवाद है उसकी भूमिका वैश्वीकरण, क्षेत्रीय राजनीति और सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में पुनः परिभाषित हो रही है। तो ये हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। अब मैं आपका यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका चीनी राष्ट्रवाद था उसके संस्थापक या उसकी उत्पत्ति किसने की थी या उसके मुख्य विचारक कौन थे, तो उसका आप कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में जरूर बताइएगा। तो ये था आपका सेकंड यूनिट जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी थर्ड यूनिट की रहने वाली है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके या हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप हम सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।